नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, अब तक हमने जो वीडियो जारी किए हैं उसमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे जो पहले 8 वीडियो आए थे उसमें हमने परमाणु और अणु के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में हमारे टॉपिक चेंज हुए और हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। हमारे 2 वीडियो जारी हुए रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। साथियों, सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है कार्बन व उसके यौगिक। यानी हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? कार्बन व उसके यौगिक, यानी कार्बन के ही यौगिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि जो कार्बन जो होता है ना, वो प्रकृति में हर जगह पाया जाता है। यानी आप जहां जो भी चीज आप देख रहे हो ना, उस जगह कार्बन की उपस्थिति है। यानी जैसे आपने कपड़े पहन रखे हैं, कपड़ों के अंदर भी कार्बन है, पेड़ पौधे हैं उनमें भी कार्बन है, हमारी बॉडी है उसके अंदर भी कार्बन है। जो भी चीजें आप अपने दाएं बाएं जहां कहीं भी आप देख रहे हैं, उन सभी चीजों के अंदर कार्बन की मात्रा कहीं ना कहीं उपस्थित रहती है। यानी ये हर जगह उपस्थित होने वाला एक परमाणु है, एक तत्व है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना, इनकी जो संख्या खोजी गई अब तक, यानी जहां जहां कार्बन पाया जाता है वे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों की जो संख्या खोजी गई वो लगभग 3 मिलियन के आसपास खोजी गई। 3 मिलियन का मतलब क्या हो गया कि 30 लाख कार्बनिक यौगिक पाए गए हैं। तो अब आप कल्पना करिए कि जो 30 लाख कार्बनिक यौगिक हमारे पास हैं, तो क्या उसको हम किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ मिला करके उसको पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते। एक बहुत बड़ा अलग तरीके से एक सब्जेक्ट जनरेट हो गया। तो जो कार्बनिक यौगिक है ना, उनके आधार पर एक अलग सब्जेक्ट बनाया गया जिसे हम कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अपने कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन विज्ञान होती है, जैसे 12th क्लास में लगती है उस हिसाब से। तो इन्हीं इतनी सारी बड़ी संख्याओं को, कार्बनिक यौगिकों को देखते हुए उनका अध्ययन करने के लिए एक अलग सब्जेक्ट बना दिया गया जिसे हम कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। साथियों, पृथ्वी से, यानी हमारी जो पृथ्वी है उसकी ऊपर की जो भूपर पट्टी है, उसके ऊपर का जो भाग है, उसके अंदर कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा, यानी जहां से हम खनिज प्राप्त करते हैं, उसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा होती है वो 0.02% के आसपास होती है। हमारी खनिज पदार्थों में इसकी मात्रा पाई जाती है। उसके बाद में हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। उसकी जो मात्रा होती है वो 0.03% होती है। साथियों, इस चीज पर कई बार एक बार है ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल के अंदर कार्बन के रूप में कौन सी गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है। तीसरा ऑप्शन हो जाए कि दोनों का योग होगा, यानी दोनों एक साथ पाई जाएगी। और चौथा हो जाएगा कि इसमें से कोई नहीं। तो आप विशेष तौर से ध्यान रखना कि जो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन के रूप में जो गैस के साथ पाया जाता है कार्बन, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ही रूप में पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड उसका आंसर नहीं हो सकता, या उसके साथ जॉइंट में भी आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ ये आंसर बनेगा कि केवल और केवल इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही के रूप में पाया जाता है, और उसकी जो मात्रा होती है वो 0.03% के आसपास पाई जाती है। कोयले के अंदर लकड़ी को जब हम जला देते हैं, जब आधी अधूरी लकड़ी जलती है तो कोयला बनता है। वो जो कोयला होता है ना, उस कोयले का मुख्य संघटक जो है वो कार्बन ही होता है। उसमें अधिकतम मात्रा कार्बन की ही होती है। हमारी जो आवर्त सारणी है, पेरियोडिक जो टेबल है, जिसमें पहले नंबर पर हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हीलियम है, लिथियम है, इस प्रकार से जो परमाणु हमने अब तक खोजे हुए हैं, जो तत्व खोजे जा चुके हैं, उनके बारे में कार्बन का जो नंबर आता है उस टेबल के अंदर कार्बन 6 नंबर पे आता है। यानी कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। अब अगर हम कार्बन के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है परमाणु वाले टॉपिक में कि ये जो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको हम नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती है उनके अंदर, उनका अगर
इलेक्ट्रॉनों का हम वितरण करें तो आपको पहले ये चीजें बताई जा चुकी है कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षक होते हैं, के, एल, एम, एन कक्षक होते हैं, उन कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन के भरने के इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। और ये ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से ही इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा के अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन चले जाए, ऐसे नहीं होता। उसके लिए भी नियम है कि पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरी कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तीसरी कक्षा के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर चौथी कक्षा में 18, पांचवें में भी 18, फिर 32 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का ये भरने का तरीका होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ये जो संख्याएं आपको बताई गई है 2, 8, 8, 18, 18 और 32 जो बताई गई है, ये संख्या है उस कक्षक के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। कम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो आपको ये पता है कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। तो कार्बन के लिए पहले कक्षक जो है के है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? 2 जाएंगे और पहला कक्षक पूर्ण रूप से भर गया। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, वो दूसरे कक्षक में जाएंगे। के बाद कौन सा आता है? के एल आता है ना, के बाद में एल आता है। तो एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 4 जाएंगे। जा तो उसमें 8 सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचे कितने? बचे तो सिर्फ हमारे पास 4 ही हैं, तो 4 उसके अंदर जाएंगे। तो उसमें 4 और आ सकते हैं, है ना। तब ये 8 पूरे कक्षक पूर्ण रूप से भरा जा सकता है। लेकिन हमारे पास 6 ही हैं, इसीलिए पहले के अंदर 2 जाएंगे और एल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो जो बाह्यतम कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और बाह्यतम कक्षक के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी संयोजकता भी कहलाती है। तो इसीलिए हमारा जो बाह्यतम कक्षक है वो है एल है। एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं? 4 भरे गए हैं। इसीलिए कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी बताई गई है यहाँ कि 4 है। बाह्यतम कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है कि इस प्रकृति के अंदर कोई भी जो तत्व या जो परमाणु होता है ना, वो स्थायित्व में रहने का प्रयास करता है, यानी अस्थायी नहीं रहना चाहता। और स्थायी किस प्रकार से रहेगा? वो स्थायी वो तभी रह सकता है जब उनके बाह्यतम कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ना, वो 2 हो, 8 हो या 18 हो या फिर 32 हो। ये जो संख्याएं अगर इलेक्ट्रॉन की किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षक के अंदर होती है तो वह परमाणु या तत्व जो है वो क्या होता है? स्थायी होता है। इसके अलावा अगर कोई संख्या होती है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन या तो त्याग देते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना कक्षक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, यानी अस्थायी से स्थायित्व प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं। यही प्रकृति का रूल है। तो साथियों, इसके अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का जो बाह्यतम कक्षक है और दूसरा कक्षक है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम 8 हो सकते हैं उसके अंदर, लेकिन आई कितने हैं? 4 हैं। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, है ना, तब उसके बाह्यतम कोश कितना हो जाएगा? के हो जाएगा, और के अंदर 2 है, वो पूर्ण है, वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। यानी वो 4 इलेक्ट्रॉन तो एल कक्षक के अंदर है, वहां से निकालने के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। इतनी ऊर्जा कार्बन के पास होती नहीं है, तो वो काम भी बहुत मुश्किल है। यानी 4 इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में से बाहर निकालने, ये भी क्या है? मुश्किल है। उसके बाद में कार्बन के पास क्या होते हैं कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सके, है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सके, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी 4 इलेक्ट्रॉन जो है बड़ी संख्या है। अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी और परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा ना, तो आप देखिए कि 4 तो ग्रहण किए हुए हैं और 6 उसके पास पहले इलेक्ट्रॉन थे। अब कितने हो गए उसमें? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और प्रोटॉन कितने रहे उसके अंदर? प्रोटॉन तो उसके अंदर 6 ही रहे ना। तो ये असंतुलन हो गया, इसका अस्थायी हो जाता है वो। यानी 10 तो इलेक्ट्रॉन हो गए और उसके अंदर 4 क्या, उसमें 6 क्या रह गए? प्रोटॉन ही रहे। तो ये जो कार्बन जो है ना, -4 ऋणात्मक जो है वो बन पाना
बहुत ही मुश्किल है और अस्थायी होता है। इसलिए चाहे कार्बन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे और चाहे इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करे। कितने इलेक्ट्रॉन? 4। ये समस्या खड़ी क्यों हुई है? क्योंकि बाह्यतम कक्षक जो है वो आधा भरा हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 4 आ सकते हैं या वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन देना 4 और लेना, ये दोनों ही काम क्या है? कार्बन के लिए बहुत ही कठिन है। एक तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और दूसरी अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान है ना, वो कार्बन के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब क्या करें भाई? उसको स्थायित्व तो प्राप्त करना चाहेगा ना, क्या करे अब वो, है ना? तो अब इसके लिए वो क्या करेगा कि इस प्रकृति के अंदर जो है ना, कोई भी परमाणु जो होता है वो क्या, किस अवस्था में नहीं रह सकता? मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। ये नियम है प्रकृति का। कोई भी, हम जितने भी अब तक हमने परमाणु देखे ना, वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया गया है। मुक्त का मतलब क्या होता है? अकेला रहना। अकेला नहीं रह सकता। कार्बन जो है वो इस प्रकृति में अकेला नहीं रह सकता। कार्बन की ही बात क्यों कर रहे हैं, सभी परमाणु की बात करें, कोई भी परमाणु जो है ना, वो इस प्रकृति के अंदर अकेला नहीं रह सकता। वो किसी ना किसी के साथ वो संयोग करके रहता है, यानी संयोजन के साथ रहता है वो किसी के साथ। तो इसीलिए कार्बन जो है ना, वो भी क्या करेगा? किसी के साथ संयोग करके रहेगा, अकेला नहीं रह सकता वो भी। और आपस में वो संयोग करेंगे ना, तो उनके जो बाह्यतम कक्षक के अंदर अष्टक जो होते हैं ना, वो पूर्ण होने जरूरी हैं, तब वो स्थायित्व को प्राप्त करेंगे। तो कार्बन जो क्या करेगा? कार्बन के लिए ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना आसान है। इसीलिए कार्बन क्या करेगा? कार्बन अपना जैसा ही ढूंढेगा कोई, है ना, जिसके अंदर इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। तो वो क्या करेगा? उनके साथ आपस में साझा करेगा, साझा करके, संयोजन करके, संयोग करके एक बॉन्ड बनाएगा, जिसे हम रसायन विज्ञान की भाषा में सह संयोजक बंध कहते हैं। आपस में संयोग करेंगे दोनों, यानी वो ऐसे करेंगे कि आपके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, आप अपने पास रखो। कोई दूसरा परमाणु है, वो कहेगा मेरे पास भी 4 हैं, वो भी आप अपने पास रखो। लेकिन हम क्या करें? आपस में साझा कर लें, है ना। गिनने को मैं गिनूंगा, मेरे पास 4 मेरे हैं, 4 आप वाले हैं, मेरे पास 8 हो गए। इसी प्रकार आप भी अगर काउंट करने हैं तो 4 आपके और 4 मेरे वाले हैं, वो भी आपके लिए 8 हैं। तो इस प्रकार से आपस में ये क्या कर लेते हैं? एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं, एक बंध का निर्माण करते हैं, जिसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। कार्बन के साथ हर कोई तत्व आकर के नहीं जुड़ता, वो कार्बन के जैसे ही कोई ना कोई तत्व आएंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो आपस में जुड़ करके इनके साथ संयोग करेंगे, साझेदारी में व्यापार शुरू करेंगे, ऐसी बात है। और फिर वो दोनों क्या हो जाएंगे? स्थायित्व को प्राप्त हो जाते हैं और वो बॉन्ड बनाते हैं आपस में। और वो जो बॉन्ड बनता है ना, एकल बॉन्ड भी हो सकता है ना, एकल बंध भी हो सकता है, द्विबंध भी हो सकता है, त्रिबंध भी हो सकता है। इस प्रकार से वो बंध बनाते हैं आपस में। आप यहां देखिए कि एकल बंध है। अब हाइड्रोजन को लेते हैं, हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और उसी प्रकार हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो 1 है हाइड्रोजन का, वो कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु कार्बन के जो 4 हैं उनके साथ अलग अलग जाकर के जुड़ेंगे। कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वो हाइड्रोजन के 4 परमाणु आकर के जुड़ेंगे। कार्बन का पहला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1 परमाणु आकर के जुड़ेगा। देखो आप इस प्रकार से, ठीक है ना। ये 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, ये कार्बन के साथ जुड़ेंगे। हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन तो 1 ही होता है ना। 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर, और कार्बन के बाह्यतम कक्षा के अंदर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु आकर के कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ गया। इसी प्रकार हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु आकर के कार्बन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ गया। इस प्रकार हाइड्रोजन के 4 परमाणु आकर के एक सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं और एक नया यौगिक बनता है CH4। क्या बनता है? CH4।
4 बनता है। इसी प्रकार द्विबंध बनता है, जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ जाए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ये क्या बन जाएंगे, द्विबंध बन जाएगा। इसी प्रकार त्रिबंध की बात करें, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ेगा त्रिबंध के साथ, और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा कार्बन के चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ। यानी 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ गए, और एक कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, यानी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ गया, और नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ गए। तो ये क्या बन गया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में त्रिबंध बन गया, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन गया, एकल बंध बन गया। ये जो हमने CH4 का एग्जाम्पल लिया है ना, इस हिसाब से अगर यहां पर जो कार्बन की चतुष्फलकीय सम चतुष्फलकीय जो संरचना होती है, उसकी ज्यामिति जो होती है कार्बन की क्या होती है, सम चतुष्फलकीय होती है। उसके अंदर जो एंगल बनता है ना, कोण बनता है कार्बन के अंदर, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि एक तो ये बात है कि कार्बन की जो ज्यामिति है वो क्या होती है, सम चतुष्फलकीय होती है, कई बार पेपर में पूछी गई है। फिर दूसरी बात यह है कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ते हैं या कोई अन्य यौगिक जो इनके साथ जुड़ता है या परमाणु जो जुड़ता है इसके साथ, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है ना, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं उस हिसाब से जो एंगल बन रहा है इनके बीच में, वो एंगल बनेगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है। कितना बनता है, 109 डिग्री 28 मिनट का, जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना उस हिसाब से बनता है। और कार्बन की जो ज्यामिति होती है वो सम चतुष्फलकीय होती है। तो आज हमने इसके ऊपर ये जो कार्बन की जो मुख्य बातें हैं उन पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बार हम इनको पुनः रिपीट कर लेते हैं। तो साथियों, कार्बन जो होता है ना वो इस प्रकृति का एक महत्वपूर्ण परमाणु है, वो हर जगह पाया जाता है इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति के अंदर किसी ना किसी रूप में जरूर पाया जाएगा। वो चाहे उसकी मात्रा कम हो लेकिन वो पाया जरूर जाएगा, हर जगह उपस्थित होता है वो। और हर जगह उपस्थित है ना, तो इसका मतलब जहां वो उपस्थित है ना वो कार्बन का यौगिक है, जिसमें कार्बन मिल गया वो कार्बन का यौगिक है। अब तक लगभग 30 लाख कार्बनिक यौगिक खोजे जा चुके हैं। तो आप कल्पना करिए 30 लाख तो बहुत बड़ी संख्या होती है। इसीलिए इनको अध्ययन करने के लिए अलग एक सब्जेक्ट तैयार किया गया कि जहां सिर्फ और सिर्फ कार्बन का अध्ययन किया जाएगा और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा, वो कार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाएगी। ठीक है ना, अकार्बनिक रसायन विज्ञान भी अलग होती है। तो हमारे जो पृथ्वी से प्राप्त जो खनिज हैं उनके अंदर जो मात्रा कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि कितनी मात्रा कार्बन की होती है, तो वो 0.02% होती है। वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसकी मात्रा, उसमें जो कार्बन होता है वो क्या है, 0.03% होता है। केवल और केवल वायुमंडल में कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ही पाया जाता है। ध्यान रखना ये बात, केवल CO2 के रूप में पाया जाएगा, ध्यान रखना ये। फिर उसके बाद में कोयले का मुख्य भाग जो होता है वो क्या है, कार्बन ही होता है। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, पहले कक्षा के अंदर 2 चले गए, दूसरे के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, किसी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं उसके अंदर पहली कक्षा के अंदर 2, फिर 8, फिर 18 और 32 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ये संख्याएं अगर जो है तो इसका मतलब वो परमाणु क्या है, स्थायी है। अदरवाइज परमाणु क्या है, स्थायी नहीं है। तो कार्बन के बाह्यतम कक्षक के अंदर हमारे पास जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 4 हैं। कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है। इसलिए जो कार्बन जो है उसके जो बाह्यतम कक्षक है जो L है, यानी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 8 आए तब कार्बन स्थायी होगा, अदरवाइज कार्बन स्थायी नहीं है। तो 8 कैसे आए, या वो किसी दूसरे परमाणु से या किसी तत्व से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, या फिर क्या है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 8 से कम स्थायित्व कौन से इलेक्ट्रॉनों पर होगा, 2 पर होगा। 2, 8, 8, 18 और 32 ये संख्याएं क्या होती हैं, स्थायित्व में होती है।
तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। दोनों ही कंडीशन कार्बन के लिए मुश्किल होती है, क्योंकि कार्बन अस्थायित्व को प्राप्त कर जाता है, फिर स्थायी नहीं रह पाएगा। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन उससे निकालें तो वो निकाल पाना भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकृति के अंदर कोई भी जो परमाणु होता है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जा सकता। मुक्त अवस्था का मतलब है वो अकेला नहीं पाया जाएगा, क्योंकि अकेला वो अस्थायी हो जाता है, उसका स्थायित्व नहीं रहता। तो इसीलिए कार्बन जो होता है ना, वो क्या करता है, अपने बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉनों के साथ आपस में साझा करेंगे और साझा करके अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और जब इनका अष्टक पूर्ण हो जाएगा तो वो एक बॉन्ड के माध्यम से जुड़ेंगे और जुड़ करके अपने स्थायित्व को प्राप्त करेंगे। ये जो 4-4 इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करेंगे वो संयोजक बंध कहलाता है। कार्बन हर किसी तत्व के साथ बंध नहीं बनाएगा, वो अपने जैसा ही कोई देखेगा जिसको कार्बन के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार के जो परमाणु को ढूंढेगा जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और वो आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके और एक संयोजक बंध का निर्माण करेंगे। ये जो आपस में साझा जो होता है वो एक बंध के माध्यम से होता है, एक तरीके से इनका एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, संयोजक बंध कहलाता है। ये संयोजक बंध जो होता है वो एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के रूप में भी हो सकता है। जैसे बोर्ड पे आपने एग्जाम्पल देख रहे हैं, एकल बंध के लिए हाइड्रोजन के 4 परमाणु कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर के जुड़ गए और एक नया यौगिक बन गया, CH4 बन गया। इसी प्रकार द्विबंध है ऑक्सीजन के साथ, और नाइट्रोजन के साथ कार्बन का त्रिबंध है, और हाइड्रोजन के साथ उसका सिंगल है, बॉन्ड है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जो है कार्बन से संबंधित बातें हैं। फिर उसके बाद में है कि कार्बन की जो ज्यामिति होती है वो समचतुष्फलकीय होती है, और कार्बन के अंदर जो कोण बनता है, जो समचतुष्फलकीय संरचना जो होती है उसमें जो कोण बनता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है। तो ये कार्बन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें हम कार्बन व उसके यौगिकों के बारे में और अध्ययन करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।